इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही वॉर अब रुक गई है। अब लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर एग्रीमेंट पर सहमत हो गया है और खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं। लेबनान की पब्लिक जीत की खुशियां मना रही कि उन्होंने इजराइल को भागने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ और इजराइल जो कि गाजा में अभी भी कत्लेआम कर रहा वो हिजबुल्लाह के सामने कैसे सरेंडर हो गया है, इसके पीछे की असल वजह क्या है, आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। पिछले एक साल से इजराइल के साथ चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में हजारों बेकसूर लोगों की जान गई, लाखों लोग इंजर्ड हुए और कई लाख लोगों को अपना घर, अपना आशियाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। रिहायशी इलाके, हॉस्पिटल, स्कूल सब कुछ तबाह कर दिए गए। एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए उनकी जरूरत की चीजों को उन तक पहुंचने के लिए इम्पॉसिबल बना दिया गया। इतनी तबाही, इतनी जान के नुकसान के बाद अब सीज फायर एग्रीमेंट यानी पीस की बात हो रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर अब जिस पीस को स्टेब्लिश करने की बात करी जा रही और इजराइल भी इसके लिए सहमत हो गया है, आखिर ये सच में जरूरी है या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी है जो अब हजारों बेकसूर लोगों को मारने वाले पीस की बात कर रहे हैं और वो भी हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ नहीं। ऐसा क्यों, इसे समझने के लिए हमें शुरू से समझना होगा। 7 अक्टूबर 2023 ये डेट आपको जरूर याद होगी। हमास इजराइल पर एक मैसिव अटैक करता है। रिटेलिएशन में इजराइल की तरफ से गाजा स्ट्रिप में हमले की शुरुआत होती है। पूरी दुनिया दो ग्रुप में बढ़ जाती है। एक वो जो इजराइल के सपोर्ट में होते हैं, इजराइल को गाजा पर अटैक करने के लिए हथियार, पैसा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो वहीं दूसरा ग्रुप जो फिलिस्तीन के फेवर में तो होता है लेकिन वो सिर्फ भर भर के निंदा करते हैं जबकि मदद नहीं करते। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो कि लेबनान में पावर रखता है, उसे ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है, जिसे आप हिजबुल्लाह के नाम से जानते हो। वो अगले ही दिन यानी 8 अक्टूबर को इजराइल पर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। उनका कहना था कि वो गाजा के लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह का एक क्लियर स्टांस था कि जब तक इजराइल गाजा पर बमबारी करता रहेगा हम भी अपने हमले नहीं रोकेंगे, यानी इजराइल पर हमला यूं ही करते रहेंगे। लेकिन अभी भी इजराइल गाजा पर हमले जारी रखता है और हिजबुल्लाह भी बीच बीच में रॉकेट, मिसाइल के जरिए इजराइल को टारगेट करता है। पिछले एक साल से लगभग हर दिन की यही कहानी होती है। हालांकि कुछ सीज फायर की भी बात होती है, इस पे हम आगे बात करेंगे। अब डेट आती है 31 जुलाई 2024। ईरान के तेहरान में हमास चीफ, हमास के सबसे बड़े लीडर इस्माइल हानिये को असैसिनेट कर दिया जाता है। The political leader of Hamas, Ismail Haniyeh, we're getting reports has been killed in Iran. इजराइल डायरेक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेता लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सब कुछ इजराइल ने ही किया है। खैर, इस्माइल हानिये की मौत के बाद एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट एक नए फेज में इंटर कर जाता है। हर तरफ से बयानबाजी होती है। हमास के साथ साथ पूरी दुनिया के बड़े लीडर हानिये की असैसिनेशन पर रिएक्ट करते हैं। हिजबुल्लाह भी हानिये की मौत पर रिस्पॉन्स करता है। फिलिस्तीन के फेवर वाले वो ग्रुप और कंट्री जो सिर्फ निंदा से काम नहीं चलाते बल्कि बैटलफील्ड में जाने के लिए रेडी होते हैं, वो हानिये की मौत का बदला लेने की बात कहते हैं। हालांकि हानिये की मौत के बाद कोई बहुत स्ट्रांग रिटेलिएशन नजर नहीं आता, बल्कि इसके उलट इजराइल अभी भी गाजा में बमबारी जारी रखता है। बीच बीच में छोटे मोटे अटैक इजराइल पर भी होते हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ता। बस एक एक दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। लेकिन अपडेट आती है 27 सितंबर और इस दिन के बाद कहानी एकदम से बदल जाती है। इस दिन इजराइल लेबनान पर एक मैसिव एयर स्ट्राइक करता है और इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो जाती है। Lebanon's Hezbollah group is now confirming that its leader Hassan Nasrallah has been killed. नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान के लिए, हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। उन्हें अब समझ आता है कि अगर अब भी मजबूती से आगे नहीं आते तो हालात दिन ब दिन और खराब होते जाएंगे। और इसी के बाद ईरान इजराइल पर खुद अपनी जमीन से एक बड़ा अटैक करता है। ईरान की मिसाइल इजराइल के सभी एयर डिफेंस को फेल करते हुए इजराइल के अंदर बड़ी तबाही मचाती हैं। ईरान की तरफ से इजराइल को दिया गया ये पहला सबसे बड़ा लॉस होता है। जबकि दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के अंदर एक फुल स्केल वॉर में इंटर कर जाता है। रोजाना इजराइल लेबनान पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान के अंदर घुस जाती हैं। आईडीएफ को लगता है कि जिस तरह हमास को खत्म करने के लिए वो गाजा में कत्लेआम कर रही, गाजा में घुसकर निहत्थे लोगों को मार रही, उसी तरह लेबनान में हिजबुल्लाह को भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब सामना होता है तो उन्हें समझ आता है कि हमास की तरह हिजबुल्लाह बिल्कुल भी
आसान चारा नहीं है। हिजबुल्लाह गुरिल्ला वॉर के थ्रू इजरायली फोर्स को निशाना बनाना शुरू करता है। इजराइल की मकावा टैंक जो कि $3.5 मिलियन से लेकर $10 मिलियन के आसपास होती है, मतलब महंगा खेल होता है, हिजबुल्लाह उसे भी तबाह करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की ताकत को आप इस बात से भी समझ सकते हो कि जहां पूरी दुनिया ये मानकर चलती है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे चकमा देकर इजराइल के अंदर अटैक करना लगभग नामुमकिन है, ऐसा माना जाता था। हालांकि अब नहीं माना जाता, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल की एयर डिफेंस की हवा निकाल दी। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के अंदर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करना शुरू करता है। कई बड़े अटैक होते हैं। नॉर्दर्न इजराइल में सायरन की आवाज लगातार आने लगती है। खुद इजरायली ये एरिया छोड़कर भागने लगते हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कई बड़े अटैक होते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को पहला अटैक होता है। हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इजराइल पर रॉकेट से हमला करता है। फिर 7 अक्टूबर को नॉर्दर्न इजराइल में एक और बड़ा अटैक होता है। इजरायली एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के अटैक को रोकने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कई छोटे और बड़े अटैक हो चुके होते हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका होता है, और जैसा कि हमेशा अमेरिका इजराइल को खुला सपोर्ट देता है, इस बार भी अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए आगे आता है। 13 अक्टूबर को अमेरिका इजराइल को अपना एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ देने की अनाउंसमेंट करता है, और सिर्फ 2 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को इजराइल इसे डिप्लॉय भी कर देता है। अब एक बार फिर लगता है कि इजराइल का एयर डिफेंस वापस से स्ट्रांग हो गया और अब तो हिजबुल्लाह का खेल लगभग खत्म होने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जो अब तक कभी भी नहीं हुआ था। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह एक बार फिर इजराइल के अंदर ड्रोन अटैक करता है, और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाता है। बट उस टाइम नेतन्याहू की फैमिली उस घर में मौजूद नहीं होती है। अब आप इतना तो समझ सकते हो कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए कैसे उनकी गले की हड्डी बन जाता है। जहां इजराइल को लग रहा था कि वो हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी खत्म कर देगा, गाजा की तरह लेबनान में भी कत्ले आम करेगा, लेकिन वो ये सब अचीव नहीं कर पाता, जिसे पाने के लिए वो लेबनान के अंदर घुसता है। अपडेट आती है 25 नवंबर। हिजबुल्लाह एक बार फिर इजराइल पर अटैक करता है और 250 रॉकेट इजराइल की तरफ फायर कर देता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह का एक और काम इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चैलेंज करता है। हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के ऊपर फ्लाई करके इजराइल की सेंसिटिव लोकेशन को सक्सेसफुली कैप्चर करके लेबनान वापस भी आ जाता है, और इजराइल को इसकी खबर तक नहीं हो पाती कि उसके आसमान में कुछ ऐसा भी चल रहा। आप समझ सकते हो कि कैसे हिजबुल्लाह हर एक मोर्चे पर इजराइल के आगे टिका रहता है, अपने लेवल पर इजराइल को टारगेट भी करता है और उन्हें लगातार डैमेज भी देता है। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल भी लेबनान के अंदर भारी तबाही मचाता है। लेबनान को करीब $8.5 बिलियन का नुकसान होता है। 1 लाख से ज्यादा घर इजरायली हमले के चपेट में आते हैं। 3,386 लोगों की जान जाती है। तकरीबन 12 लाख लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 8,75,000 लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ओवरऑल इस कॉन्फ्लिक्ट में फाइनेंशियली लेबनान को ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन परसेप्शन के हिसाब से इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार हावी रहता है। हिजबुल्लाह अपने लेवल के हिसाब से इजराइल को बराबर टक्कर देता है, और यही सब देखते हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर पर सहमति बन जाती है। इजराइल बड़ी जल्दी कुछ शर्तों के साथ हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है। क्यों होता है वजह आपको बता दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इजराइल पीस चाहता है इसलिए मान गया, बल्कि वो हिजबुल्लाह के रास्ते से हटने के लिए ऐसा करता है। मैं ये क्यों कह रहा ये भी आप अभी समझ जाओगे। अगर आप 1 साल पीछे जाते हो और हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हो तो इन दोनों के बीच सीज फायर को लेकर कई राउंड बातचीत होती है, लेकिन हर बार इजराइल ऐसी कंडीशन सामने रखता है कि सीज फायर एग्रीमेंट साइन ही नहीं हो पाते। उसे पता है कि हमास उनके लिए आसान चारा है, बड़ी आसानी से वो गाजा के औरतों और बच्चों को मार सकता है, उनके आगे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ऐसे में हमास के आगे इजराइल खुद को शेर समझता है, क्योंकि वो कमजोर लोग हैं, उनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं है, देसी रॉकेट लॉन्चर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बात इजराइल को समझ आती है कि हमास उनके लिए आसान टारगेट है। वो बड़ी मजबूती के साथ उन्हें लाल आग दिखाकर डिफेंस के नाम पर गाजा के नियत्ते लोगों को मारता है। लेकिन जब ईरान इजराइल पर अटैक करता है तब इजराइल स्ट्रांगली रिटेलिएट नहीं करता, बस खाना पूर्ति कर दी जाती है। इसी तरह हिजबुल्लाह के केस में पहले तो इजराइल अटैकिंग मोड में इंटर करता है, लेकिन धीरे धीरे डिफेंसिव मोड में आ जाता है। कहने का मतलब इजराइल जहां स्ट्रांग कंडीशन में है वहां सीज फायर पर तो शर्तें मनवाता है, लेकिन जहां डिफेंसिव है वहां आसानी से मान जाता है। हिजबुल्लाह के साथ भी लगभग यही हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई। क्यों बनी
ये आप अब तक समझ गए होंगे। यही वजह है कि लेबनान में सेलिब्रेशन चल रहा, हिजबुल्लाह जीत का जश्न मना रहा। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम इसे ग्रेट विक्ट्री बता रहे हैं और इसे जुलाई 2006 की जीत से भी ज्यादा अहम कह रहे हैं। अब ये जुलाई 2006 में क्या हुआ था, इसकी क्या कहानी है, ये किसी और वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज़फायर सहमति क्यों बन पाई, इसकी वजह क्या है, ये आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।